हेलो एवरीवन, कैसे हो यार आप लोग। आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी लर्न नीट प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम पराक्रम बैच के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है रेन मैन और रिवर बोट प्रॉब्लम। ठीक है, रेन मैन रिवर मैन बेसिकली रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन का बहुत ही स्टैंडर्ड सा टॉपिक है। ये हमने पहले भी किया था बट किसी वजह से ये टॉपिक वापस रिलीज नहीं हो पाया था। तो यार क्योंकि इन डिमांड थी स्टूडेंट्स की कि ये टॉपिक करना है, और इस टॉपिक में मेजरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है रेन मैन और रिवर मैन के प्रॉब्लम में। क्योंकि यहां पे देखो, एक तो आपका टू डायमेंशनल मोशन है और साथ ही साथ रिलेटिव मोशन का एस्पेक्ट भी हो जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके का वीडियो है, मजा आ जाएगा आप लोगों को और काफी अच्छे इनपुट्स मिलेंगे, काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी, पूरा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड नीट के प्रीवियस ईयर सवाल हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया है। तो देखना, सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखना। वन शॉट आपको क्लियर हो जाएगा। आज रिवर मैन और रेन मैन से रिलेटेड जितने भी सवाल आते हैं सारे के सारे आपको फिर प्रॉब्लम नहीं देंगे। ओके, गुड आफ्टरनून अपूर्व, क्या हाल है यार। ये रिकॉल है यार अपूर्व, पुराना सेशन अपन ने किया था उसी का एक रिकॉल है क्योंकि वो सेशन लाइव नहीं हो पाया था। ओके, आओ स्टार्ट करेंगे रेन मैन और रिवर मैन के प्रॉब्लम को। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन का। ठीक है, रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन का ये कॉन्सेप्ट है। इसमें टू डायमेंशनल मोशन के एस्पेक्ट्स तो लगते हैं, मतलब वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा और साथ ही साथ रिलेटिव मोशन का जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी लगेगा। जुकाम हो गया है अब यार, गर्मी में क्यों हो गया अपूर्व जुकाम यार, ठंडा पानी मत पिया कर भाई, ये ठंडे गर्म से प्रॉब्लम होती है पता है। चलो आओ रिवर बोट रेन मैन के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, स्टार्ट करने से पहले एक प्रायर अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी ये हो जाती है कि हमें क्या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और वेक्टर लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन आता है कि नहीं। ठीक है, वेक्टर लॉ बड़ा सिंपल है। यहां पे दो केस स्टडीज यूज होती हैं, एक तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। और ट्रायंगल लॉ आप लोगों को पता है, ट्रायंगल लॉ किस हिसाब से लगता है। ट्रायंगल लॉ जो लगता है उसमें सिंपल ये होता है कि हेड और टेल पेयर पे रहता है। ठीक है, और पैरेललोग्राम लॉ जो होता है वो आपका लगता है हेड हेड पेयर पे या फिर टेल टेल पेयर पे। यहां पे बोलता है ओपन टेल टू ओपन हेड आपका रिजल्टेंट रहता है, और यहां पे बोलते हैं कि जो आपका डायगोनल जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन में आपका नेट वेक्टर होता है। क्लियर। इन दो का देखो यूजेज होगा, इन दो का यूजेज काफी ज्यादा होगा क्योंकि इन दो की हेल्प से ही हम रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन को समझ पाएंगे। क्लियर है। अगर इन दो की बात नहीं करेंगे, अगर इन दो को हम ढंग से नहीं समझ पाएंगे तो आगे समझना बहुत दिक्कत होगी। एक तो ये कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है फ्रेम इंट्रोडक्शन का रिलेटिव मोशन में, कि यार मुझे एक फ्रेम से दूसरी फ्रेम में चीजों को पता करना है। जैसे मान लो मुझे पोजीशन ही पता करना है, जैसे यहां पे पोजीशन दी हुई है, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पता करना है। ठीक है, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पता करना है। तो यहां पे मैं एक बीच में नई फ्रेम इंट्रोड्यूस करता हूं जिसे ग्राउंड फ्रेम बोलते हैं, और वो बेसिकली आर ए जी प्लस आर जी बी हो जाता है। अब आर ए जी मुझे पता है पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बट ये जो चीज है पोजीशन ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, ये सेंस नहीं बनाता क्योंकि मुझे बी की पोजीशन पता है ग्राउंड की फ्रेम से। तो यहां फ्लिप करूंगा, एक नेगेटिव साइन आएगा, तो बेसिकली आर ए जी माइनस आर बी जी। क्लियर है। आर ए बी वेक्टर अगर निकालना है तो आर ए जी वेक्टर माइनस आर बी जी वेक्टर करूंगा, तब जाके मेरा एनालिसिस रहेगा। क्लियर है। ये फ्रेम इंट्रोडक्शन का मेथड मुझे क्लियर होना चाहिए क्योंकि इसको और इन दोनों को यूज करके ही हम रेनमैन प्रॉब्लम और रिवर बोट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यही दो मेन चीजें हैं और इन्हीं दो का पूरा गेम है। इन्हीं दो को आपने अगर बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया तो बस ये पूरा का पूरा केस जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो कि अगर ये आर ए वेक्टर, ये ए पोजिशन, कोई ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। क्लियर है। ये आर ए पोजिशन है, आर ए बी पोजिशन है। ठीक है, आर ए पोजिशन है, आर बी पोजिशन है। अब मुझे पोजिशन ऑफ आर ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पता करना है, तो ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पता करने के लिए बीच में वही ग्राउंड इंट्रोड्यूस किया, ये हो जाएगा आर ए जी वेक्टर माइनस आर बी जी वेक्टर। अब इनको कैसे जोड़ सकता हूं, इनको जोड़ने का सिंपल तरीका, आर ए जी वेक्टर को नेगेटिव ऑफ आर बी जी वेक्टर में जोड़ दो। तो आर ए जी वेक्टर ये ना, नेगेटिव ऑफ आर बी जी वेक्टर क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ आर बी जी वेक्टर होगा ये। तो इस वेक्टर को और इस वेक्टर को जोड़ोगे तो फाइनल रिजल्ट ये आएगा कि जो आपका नेट रिजल्ट आ रहा है वो ये आ जाएगा।
ओपन टेल से ओपन हेड की तरफ, ये रहा वेक्टर, क्लियर, ये रहा आपका वेक्टर, ये आ गया आपका ओपन टेल टू ओपन हेड, तो ये आपका पोजीशन ऑफ आर ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आ गया, ठीक है। दिस इज बेसिकली द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। कहां से भाई, मैं बी पे जाके बैठा हूं और मैंने ए को देख लिया है, क्लियर है। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट जो होता है वो ये होता है कि तुम जिस फ्रेम से बैठे हो उस फ्रेम में खुद को जाके प्लेस कर लो और फिर तुम आराम से शांति सुकून से बैठो, ठीक। रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यही है। ये आर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बताने का अर्थ यह है कि मैं बी पे जाके बैठ गया हूं और ए को देख रहा हूं, मैं बी पे जाके बैठ गया हूं और ए को देख रहा हूं, तो मुझे ए कुछ उधर दिखाई दे रहा है, वहां पे उसकी पोजीशन है, तो मेरे रिस्पेक्ट में जो वेक्टर है वो इस तरीके का होगा और ये मेरी पोजीशन हो जाएगी ए की विथ रिस्पेक्ट टू माय फ्रेम, विथ रिस्पेक्ट टू माय फ्रेम, ठीक है। यही होता है पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का रियल मतलब। विनय गुड आफ्टरनून यार, कैसे हो, क्या हाल है विनय तुम्हारे? हालचाल बढ़िया है कि नहीं भाई? और यार विनय यार गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग करते हो यार, तुम फिर कहां चले जाते हो? अनुराग वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, हाउ आर यू? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। देखो यहां पे मेन मुद्दे की बात क्या है कि यार रिलेटिव मोशन को समझने के लिए, रिलेटिव मोशन को समझने के लिए मुझे उसकी फ्रेम में खुद को डालना पड़ेगा, समझ रहे हो? मुझे रिलेटिव मोशन समझने के लिए उसको खुद की उसकी फ्रेम में डालना पड़ेगा, और मैं जिसकी फ्रेम में भी जाऊंगा भाई मैं हूं आराम वाला आदमी, मैं रेस्ट पे रहता हूं। एक चीज एकदम हमेशा याद रखना कि जिस फ्रेम में तुम खुद को डालोगे वो हमेशा रेस्ट में रहेगी। यही रिलेटिव मोशन का सार है, यही रिलेटिव मोशन का सार है कि तुम बी में बैठ के ए को देख रहे हो तो भाई बी रेस्ट में आ जाएगा। सो यहां पे एक नोट क्लियर कट बना लेना कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिस फ्रेम में भी तुम बैठ गए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसी को बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस विल बी एट रेस्ट। मतलब उस फ्रेम की ना वेलोसिटी होगी, ना उस फ्रेम का कोई एक्सेलरेशन होगा, ना ही उस फ्रेम के पास कोई भी और चीजें होंगी, वो शांति से बैठा है। जैसे कि भाई पृथ्वी घूम रही है, मैं पृथ्वी पे बैठ के कितनी सारी चीजें देख रहा हूं, लेकिन मैं मानता हूं क्या कि पृथ्वी घूमती है? मैं नहीं मानता। मेरे को लगता है सूरज चारों तरफ चक्कर मार रहा है, मेरे को लगता है चंद्रमा चारों तरफ चक्कर ला रहा है, मेरे को लगता है कि मार्स इधर जा रहा है, वो मार्स का मून जुपिटर इधर जा रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थ पे तुम हो और तुम ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को अर्थ से, तो तुम रेस्ट में ही हो। क्लियर है? मस्त भाई, मैं एक नंबर बढ़िया हूं भाई, बहुत मस्त हूं मैं, मस्ती में जीवन चल रहा है यार। गर्मी लग रही है बहुत तेज, लेकिन ठीक है। सो जिस फ्रेम में भी मैं बैठूंगा वो रेस्ट में होगा, और ये चीज देखना तुम कैसे तुम्हारे काम अभी लगाएगी, कैसे तुम्हें मजा देगी, कैसे तुम्हें वो पूरा कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प भी करेगी। तो आओ इसी को अप्लाई करते हैं रिवर मैन के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पे करेंगे रिवर मैन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि रिवर मैन से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, पुराने सालों में भी उठाओ, और ये सबसे हॉट टॉपिक रहता है। रेन मैन के भी आ जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रिवर मैन से रिलेटेड सवाल आते हैं कि इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट जीरो होगी कि नहीं होगी, किस तरीके से एनालाइज करोगे, तो सबकी बातें करेंगे। मजेदार सेशन होगा। आओ शुरू करते हैं रिवर मैन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ये टर्मिनोलॉजी तुम्हें काफी हेल्प करेगी क्वेश्चन को एनालाइज और क्वेश्चन को समझने के लिए। सबसे पहले चीज भाई, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना होता है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर एक ही चीज होती है। देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी तुम रिवर मैन का कॉन्सेप्ट सॉल्व कर रहे हो तो यहां पे तुम्हें तीन चीजें गिवन रहेंगी। कौन कौन सी तीन चीजें बता देता हूं। एक तो गिवन रहेगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, VMR। दूसरा गिवन रहेगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तीसरा गिवन रहेगा वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये तीन चीजों में ही पूरी की पूरी कथा है, पूरी की पूरी कथा इन तीन चीजों में। पहली चीज क्या कहलाती है? पहली चीज कहलाएगी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। क्लियर है? दूसरी कहलाती है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और तीसरी चीज कहलाती है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है? ये जो तीन चीजें तुम देख रहे हो, पूरी की पूरी कहानी, पूरी की पूरी रामायण इन तीन चीजों में ही घूम रही है। ठीक है? मैं बहुत बढ़िया हूं आदर्श यार। आदर्श भाई, मेरा नाम भी आदर्श है। आदर्श सुनील दुबे जी, माई नेम इज ऑल्सो आदर्श। हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम वेरी गुड। तो देखो पूरी की पूरी जो कहानी किस किस पे, इन तीन पे बेस्ड है। ये तीन चीज तुम्हें निकालनी है और इन तीन चीज पे ही
आगे की पूरी कहानी कटी हुई है। तो अब ये तीन चीजें क्या है, तो इनको जरा समझते हैं। पहली चीज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब ये है कि मैं रिवर में बैठा हूं, मैं रिवर में हूं और रिवर में देख रहा हूं मैं आपको, आप कितनी स्पीड से चल रहे हो। या फिर मान लो पानी स्थिर है, ठीक है, तो पानी स्थिर है, स्टिल वाटर है, तो देख रहा हूं आपकी वेलोसिटी कितनी है। तो बेसिकली तुम्हें सवाल में ये दिया रहेगा कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर दिया रहेगा या वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। इसका मतलब बस यही है कि ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर बता रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज क्या, नेक्स्ट चीज ये अ मैन कैन स्विम मींस वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। ये भी बेसिकली तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। देख लो, मतलब इस टाइप के सवाल रहेंगे क्वेश्चन में कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 12 किलोमीटर पर आवर, दूसरा वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर एक रहेगा मैन कैन स्विम विद 12 किलोमीटर पर आवर। ये तीनों का मतलब क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर बताएंगे, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर बताएंगे। प्रतीक्षा, गुड आफ्टरनून यार, कैसे हो। ये तीनों की तीनों चीजें वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर बता रही है। ओके, दूसरा मैन इज स्विमिंग मींस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो दिया रहेगा सवाल में भाई मैन इज स्विमिंग विद 10 किलोमीटर पर आवर, तो उसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। क्या है उसका मतलब, वो इसको बता रहा है, इसको नहीं बता रहा है। इसको कौन बताएगा, उसको ये तीन स्टेटमेंट में से कोई सा एक बताएगा। मतलब ये सवाल की लैंग्वेज है, सवाल की लैंग्वेज है। लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, वरना सवाल को डिकोड नहीं कर पाओगे। तो ये लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है कि इसकी बात करो तो वीएमआर, इसकी बात करो वीएमआर, इसकी बात करो वीएमआर। फिर मैन इज स्विमिंग का मतलब वीएमजी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू द डिफरेंस। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये बेसिकली हमारी आगे की कहानी जज करेगा। देखो, तो अब मैंने क्या बताया, इन तीन चीजों पे ही पूरी की पूरी कहानी टिकी हुई है। वीएमआर, वीएमजी और वीआरजी पे पूरी की पूरी कहानी टिकी हुई है इन तीन चीजों पे। तो इन तीन चीजों को ही समझना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बेसिकली हम समझेंगे कि किस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सुनील, गुड इवनिंग भाई, हाउ आर यू। गुप्ता जी, देखो, सो वीएमआर, वीएमजी और वीआरजी है, वीएमआर, वीएमजी और वीआरजी है, इसको और समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर मेरे को कोई बोलता है भाई वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर बताओ, तो बीच में मैं ग्राउंड इंट्रोड्यूस करूंगा, वही फ्रेम वाला इंट्रोडक्शन मेथड। सो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है, सिंपल सी चीज, मुझे ये वीएमआर पता चल जाएगा, ठीक है। वीएमआर का मतलब ये है वीएमजी माइनस वीआरजी और ये वेक्टर के साथ है, ये वेक्टर के साथ है। मतलब मुझे ये निकालना है तो भाई मुझे इस वेक्टर माइनस इस वेक्टर को करना है। अब मान लो तुम्हें वीएमजी निकालना है, ये वेक्टर निकालना है वीएमजी, तो सिंपल सी चीज वीएमजी निकालना है, इसको इधर ले जाओ तो दैट विल बी इक्वल टू वीएमआर वेक्टर प्लस वीआरजी वेक्टर। क्लियर, मुझे ये निकालना है तो इन दोनों को जोड़ना है, मुझे ये निकालना है इन दोनों, इसमें से इसको घटा देना, मुझे ये निकालना है तो फिर इसको मैं उधर ले आऊंगा, इसको ले आऊंगा तो वीएमजी माइनस वीएमआर हो जाएगा। मतलब मुझे वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, तो सिंपल सी चीज मैं क्या करूंगा, इसको इधर ले आऊंगा, उसको इधर ले आऊंगा, तो वीएमजी माइनस वीएमआर। सिंपल सिंपल, इस मेथड से आ सकता है। क्लियर, मतलब कि मुझे अगर कोई भी वेक्टर निकालना है तो इन दो का वेक्टर सम कर दूं, इनका कर दूं, इनका कर दूं, तो लेफ्ट हैंड साइड ये मेरी क्वांटिटी निकल जाएगी। तो मुझे निकालना क्या है सर, तो वो बेसिकली अब हम समझेंगे कि हमें इसमें निकालना क्या रहता है, क्या क्वांटिटी पूछी जाती है, तो उस क्वांटिटी से रिलेटेड ही बात करते हैं। आओ अब देखो होता क्या है, यहां पे जरा एक कहानी को समझने की, अब सबका ध्यान इधर हो स्क्रीन की तरफ। नेक्स्ट 10-15 मिनट आप सभी प्लीज स्क्रीन की तरफ देखो, क्योंकि अब मजेदार सी चीज चालू होने वाली है। अब बेसिकली हम समझने वाले हैं कि हमें निकालना क्या है, हमें बेसिकली समझना क्या है, निकालना क्या है। तो देखो ध्यान से, यहां पे एक बोट है, यहां पे एक बोट है या पर्सन है, स्विम कर रहा है, जो भी कर रहा है। ओके, अब इसके दोस्त है, इसके दोस्त है, इसका एक दोस्त यहां खड़ा हुआ है, इसका एक दोस्त है, ये क्या है भाई, दिस इज दोस्त। ओके, एंड दिस इज द मैन, ही इज द मैन ओवर हियर, ही इज द मैन या बोट, तुम्हें जो बोलना बोलो। अब ध्यान से देखो, बोट बोल लेते हैं, मैन क्या बोलते हैं, नदी है तो नदी में आदमी तो तैरेगा नहीं, बोट ही तैरेगी, तो बोट ही बोल देते हैं। दिस बेसिकली इज आवर बोट, ये जो डॉट है बेसिकली बोट है। अब देखो क्या करना है, बोट बेसिकली क्या चाह रही है, बोट में बैठा हुआ आदमी क्या चाहता है कि वो सीधे यहां पहुंचे। एक केस में वो चाहता है कि सीधे जहां पे चालू हो, यहां पे चालू, यहां से खड़े होके देख रहा था, ये पूरी नदी दिख रही है आपको, ये पूरी नदी आगे की तरफ बढ़ रही है ना, दिस एंटायरली इज योर रिवर। अब बोट में बैठा हुआ आदमी क्या चाहता है कि यार मैं एकदम ऑपोजिट एंड पे, यहां पे एक मंदिर है, ठीक, यहां पे एक मंदिर है, नॉर्मली मंदिर होते हैं, तो मैं मंदिर पहुंच जाऊं, मतलब मैं नाव को ऐसा ले जाऊं कि सीधे यहां पहुंचूं, ना मैं वहां पहुंचूं ना मैं यहां पहुंचूं, सीधे यहां पहुंचूं। तो एक केस तो ये बनता है कि मैं जहां से चालू है एकदम जस्ट ऑपोजिट एंड पे पहुंचूं, पहला केस तो ये।
दूसरा केस ये होता है कि भाई यहां पे मंदिर में आरती चालू होने वाली है और आरती का समय एकदम जाने वाला है, तो मैं सबसे कम समय में पहुंचना चाहता हूं। तो यहां पे बेसिकली दो केसेस आते हैं। केस वन जो आता है वो आता है एक शॉर्टेस्ट टाइम का, और केस टू जो आता है, केस टू आता है मेरा नो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट का, नो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट का। क्लियर? एक आता है शॉर्टेस्ट टाइम का, दूसरा आता है नो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट का। अब देखो शॉर्टेस्ट टाइम और नो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट में क्या कंडीशन बनती है। सो ध्यान देना, यहां पे ये बोट है, ये यहां पहुंचना चाहती है। दूसरा ये पहला ये वाला केस हो जाएगा नो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। पहला केस हो जाता है शॉर्टेस्ट टाइम का, सबसे जल्दी पहुंचना चाहता हूं। तो अब देखो बोट ने क्या किया, बोट ने अपनी एक वेलोसिटी रखी कुछ इस डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू रिवर। नाव में बैठा हुआ आदमी है, वही देख रहा है अपनी बोट का डायरेक्शन में कहां जा रहा हूं। तो उसने देखा कि यार मैं रिवर की फ्रेम से कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा हूं। अब वो इधर पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा, कम समय में पहुंचेगा, ये सब डेटा कौन देता है? ये सब डेटा कौन देगा? ये सब उसका दोस्त बताएगा, क्योंकि जमीन की फ्रेम से ही तो तुम बता पाओगे ना कि भाई तू अभी यहां है, फिर यहां पहुंच गया, या वहां पहुंचा, यहां पहुंचा। नदी के फ्रेम से नहीं बता पाओगे, क्योंकि नदी तो चल रही है, नदी के पास तो ऑलरेडी एक वेलोसिटी है। तो यहां पे एक वेलोसिटी तो ऑलरेडी डिफाइंड है, ये रही। ये क्या है? मेरी वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑलरेडी डिफाइंड है, आगे की तरफ है टुवर्ड्स राइट। ओके सर, ठीक। अब नदी आगे चल रही है, मैंने बोट को इस तरीके से काटा। मुझे क्या चाहिए? ये चीजें दोनों केसेस समझने के लिए मुझे चाहिए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आई नीड दिस पर्टिकुलर वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मुझे ये वेक्टर चाहिए, क्योंकि इसी चीज से मैं बता पाऊंगा कि भाई सामने वाला बंदा यहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कम समय में पहुंचा, कितने टाइम में पहुंचा, कितनी जल्दी पहुंचा। ये सारी चीजें मैं तभी बता सकता हूं जबकि मुझे ये पर्टिकुलर वेक्टर पता हो। अब ये पर्टिकुलर वेक्टर मैं कैसे बता सकता हूं? तो अभी 2 स्लाइड पीछे मैंने ये चीज बताई तुम्हें कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद, ये बोट है बेसिकली तुम्हारा मैन वाला। ये पता करना अगर तुम्हें, तो VMR वेक्टर प्लस VRG वेक्टर तुम्हें जोड़ना पड़ेगा। तो वही चीज यहां पे देखो, मुझे इसको पता करना है। किसको पता करना है? VBG को। तो VBG वेक्टर क्या है बेसिकली मेरा? यहां पे या तो तुम वो स्टेटमेंट रट लो, या फिर दूसरा तरीका यह है, यहां पे रिवर की फ्रेम को इंट्रोड्यूस करो। देखो रिवर की फ्रेम को इंट्रोड्यूस करोगे तो होगा क्या, एक बार ये बी के साथ आर लिख जाएगा और प्लस आएगा, और दूसरी बार वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगा। इस तरीके से इसको बोलते हैं फ्रेम इंट्रोडक्शन मेथड। ठीक है, फ्रेम को बीच में डाला तो VBR प्लस VRG, मतलब VBG वेक्टर अगर मुझे पता करना है तो मुझे VBR वेक्टर और VRG वेक्टर को जोड़ना पड़ेगा। VBR वेक्टर क्या था? VBR वेक्टर ये रहा। इसको किसके साथ जोड़ना है? VRG वेक्टर। VRG वेक्टर क्या? ये रहा। मतलब नदी कहां जा रही है? ये VRG वेक्टर। और बोट की क्या स्पीड है, वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वो ये रहा। मतलब इन दो वेक्टर्स का वेक्टर सम करूंगा तो मेरे पास VBG वेक्टर आ जाएगा। और अगर ये आ गया मेरे पास तो मैं ये सारी चीजें बता दूंगा, शॉर्टेस्ट टाइम हुआ कि नहीं हुआ, या फिर नो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट हुई कि नहीं हुई। मतलब अल्टीमेट गेम है बेटा इसको निकालना, VBG को निकालना, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना। ये दोस्त यही है वो ग्राउंड, यही ग्राउंड पे खड़ा है, इसकी फ्रेम से बोट की वेलोसिटी पता करना, क्योंकि वही मेन नैया पार निकालेगा, वही मेन बताएगा कि भैया तुम सही जगह जा रहे हो कि नहीं जा रहे। अब इसको निकालने के लिए इन दो वेक्टर को जोड़ना है। और वेक्टर एडिशन हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जो वेक्टर एडिशन हमने पढ़ा है, अगर आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा, अगर आपने कंपोनेंट निकालना नहीं सीखा, तो इस सवाल को नहीं कर पाओगे। आप रिवर मैन के प्रॉब्लम नहीं कर पाओगे अगर आपने जो वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट है कंपोनेंट लेके नहीं समझा है तो, क्योंकि यहां पे वही चीज यूज होती है। इसीलिए सबसे प्रॉब्लम में आते स्टूडेंट्स कि वो वेक्टर एडिशन तो समझ लेते हैं। देखो इस वेक्टर को जोड़ना कोई टफ नहीं है, पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, इसको पैरेललोग्राम इसको बनाओ, ये वेक्टर आ जाएगा नेट रिजल्टेंट, और बस ये तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा। लेकिन इससे सवाल सॉल्व नहीं होगा, सवाल ये दोनों केसेस कैसे सॉल्व होंगे? जब मैं वेक्टर एडिशन को कंपोनेंट की मदद से सॉल्व करूंगा। तो वही कंपोनेंट की मदद से तुम्हें सॉल्व करने के तरीका बता रहा हूं। अब देखो ध्यान से, करूंगा क्या कि भाई VBG वेक्टर मुझे निकालना था। मुझे क्या निकालना था सर? मुझे ये वेक्टर निकालना था। उसके लिए मुझे इन दोनों को जोड़ना है। तो मैं क्या करूंगा, प्री डिफाइंड दो ऐसे एक्सेस लूंगा। एक एक्सेस मेरा ये वाला हो गया और एक एक्सेस मेरा ये वाला हो गया। अब इन दोनों ही वेक्टर को, ये जो दोनों दिख रहे हैं VBR और VRG वेक्टर, इन दोनों वेक्टर को इस एक्सिस और इस एक्सिस के अलोंग तोड़ दूंगा। मतलब ये Y और X के अलोंग इन दोनों वेक्टर को तोड़ दूंगा। ठीक है, क्लियर है? जिसको नहीं आता पुराने लेक्चर देखो। अच्छा ओके, थैंक यू यार अपूर्व। अब देखो यहां पे क्या करूंगा मैं,
ये दोनों जो वेक्टर दिख रहे हैं तुम्हें, वीबीआर वेक्टर और वीआरजी वेक्टर, इन दोनों को मैं तोड़ दूंगा वाई और एक्स के अलावा। अब कैसे तोड़ूंगा जरा ध्यान दो। वीबीआर वेक्टर तुम देख सकते हो यहां पे बोट में जो आदमी था उसी ने बोला कि भाई मैं नदी के हिसाब से, मतलब मैं भाई देख नदी ऐसे चला रहा था, मेरे हाथ में स्टीयरिंग व्हील थी बोट की, मैंने बोट की व्हील को थोड़ा इधर घुमाया, मतलब मैं इधर जा रहा था, मुझे ये प्रतीत हो रहा है मैं नदी में हूं और मैं इधर जा रहा हूं, मतलब मैं नदी में हूं और इस एंगल के साथ मैं इधर जा रहा हूं, ये मुझे क्लियर कट पता चल रहा है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या बोला, इन दोनों को मैं एक्स और वाई के लॉन्ग तोड़ूंगा। तो देखो मुझे पता है कि मैं थीटा एंगल पे वर्टिकल के साथ जा रहा हूं। अब मैं वीबीआर को दो में तोड़ रहा हूं। कहां तोड़ रहा हूं, देखो वीबीआर का एक कंपोनेंट ले रहा हूं यहां पे, वीबीआर का एक कंपोनेंट ले रहा हूं मैं यहां पे, और एक कंपोनेंट ले रहा हूं यहां पे। ये बेसिकली वेक्टर का रेजोल्यूशन कहलाता है, ठीक है ना। अब वेक्टर का रेजोल्यूशन बेसिकली इसका जो कंपोनेंट आएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वीबीआर इंटू कॉस ऑफ थीटा। सिंपल सी चीज, कॉस कंपोनेंट लेना है, ये वाला कंपोनेंट कॉस थीटा, सो वीबीआर कॉस थीटा ये वाला कंपोनेंट हो गया, और ये बचा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वीबीआर साइन थीटा। ठीक है, और इसको मैं लेने गया, वीआरजी को तोड़ने गया, तो ये वीआरजी तो बेचारा पूरा का पूरा एक्स के अलोंग ही था, तो इसको तोड़ने की तो कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्स के अलोंग है। मतलब मेन गेम क्या हो रहा है, देखो तुम लोग बोलोगे सर ये तो आपने काम का और ज्यादा बढ़ा दिया और अपने ऊपर वर्कलोड ले लिया। क्यों, क्योंकि पहले आपके पास ये था, इन दोनों को जोड़ना था, अब आपने इस बेचारे को दो में तोड़ दिया, तो आपके पास ये है और ये है। मतलब अब आपके पास वीबीआर के दो बच्चे आ गए। कौन कौन से बच्चे, एक आ गया ये, इसको बोलूंगा मैं क्या, वीबीआर, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बेसिकली मैं बोलूंगा वीबीआर कॉस ऑफ थीटा, और इधर वाले बच्चे को बोल दूंगा वीबीआर साइन ऑफ थीटा, और यहां पे ऑलरेडी आपका वीआरजी तो है। आपने क्या किया, वीआरजी को एज इट इज रख दिया, इस बेचारे को तोड़ दिया इधर में। इससे क्या फायदा हो गया, इससे क्या फायदा हुआ, तो जरा ध्यान दो। अब देखो फायदा सुनो, फायदा सुनो। फायदा ये हुआ कि अब मुझे एक चीज समझनी है, ये चीज समझनी है। मुझे क्या पता करना था, ये पता करना था ये किससे बना हुआ है, ये इन दोनों से बना हुआ है। इसको और दो में बांट दिया, एक y के अलोंग और एक x के अलोंग, ठीक है। अब उसके बाद तीनों को वहां लिख दिया। अब देखो समझ में क्या आता है कि भाई ये चीज है, जमीन पे बैठा हुआ आदमी जो देख रहा है बोट की वेलोसिटी कितनी है, बोट की वेलोसिटी इन तीन वेलोसिटी से बनी हुई है। तो यहां से क्या आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार जब मैं ग्राउंड से दोस्त देख रहा होगा तो इस नाव को उस पार ले जाने का काम कौन करेगा, इस नाव को उस पार ले जाने का काम कौन करेगा, वही वेलोसिटी करेगी जो कि वर्टिकल के अलोंग होगी। सिंपल सी चीज। और इसी नाव को दाएं या बाएं जाना है, ये काम कौन करेगा, ये काम करेंगी ये दोनों वेलोसिटी। सिंपल सी चीज, सोचो इस चीज को, ये नाव की ये वेलोसिटी जो कि ये दोस्त देख रहा है वो किससे बनी है, इन दोनों से। अल्टीमेटली इसको दो में बांट दिया, यानी इन तीनों से। अब इन तीनों से एक चीज समझ में ये आ रही है कि उसी नाव की जो वेलोसिटी है दाएं बाएं जाने की वो कौन डिटरमाइन करेगा, वीआरजी और वीबीआर साइन थीटा, और ऊपर जाना कौन डिटरमाइन करेगा, ये वीबीआर कॉस थीटा। तो मैं यहां पे एक चीज ये क्लियर कट बोल सकता हूं कि मेरी नाव को उस पार पता है कौन लेके जा रहा है, मात्र ये, मात्र ये। और दाएं या बाएं कौन लेके जा रहा है, ये दोनों। अगर ये ज्यादा हो गया, वीआरजी से ज्यादा हो गया, तो भाई नाव इधर जाएगी, और ये ज्यादा हो गया तो नाव इधर जाएगी। समझो इस चीज को, मतलब इसकी फ्रेम से नाव दाएं बाएं कौन ले जा रहा है, इन दोनों को, और ऊपर कौन ले जा रहा है, मात्र ये। तो अगर तुम्हें क्रॉस करने की कंडीशन पता करनी है जो कि पहली वाली है कि तुम्हारा शॉर्टेस्ट टाइम में होना चाहिए, तो तुम किसको उठाओगे, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए कि मैं नाव क्रॉस कर लूं और मेरे पास ऊपर जाने की वेलोसिटी कौन सी है, मात्र ये। तो भाई मेरी जो भी पूरी डिस्टेंस है, पूरा डिस्प्लेसमेंट है, डिवाइडेड बाय इस वेलोसिटी को लूंगा। इन दोनों को तो लूंगा ही नहीं, क्योंकि इन दोनों का तो कोई योगदान ही नहीं है, ये दोनों तो यहां रह के भी किसी काम की नहीं, क्योंकि ये तो दाएं बाएं ले जा रहे हैं, ऊपर कौन ले जा रहा है, बस ये। तो काम आसान हो रहा है ना। मुझे एक चीज क्लियरली अब दिख रही है कि भाई पार कौन लगवाएगा, ये, और इधर उधर कौन भटकाएगा, ये और ये। तो यहां से मैं बेसिकली क्या समझ पा रहा हूं, मेरी ग्राउंड की फ्रेम से बोट की जो वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट्स, एक्स वाले के अलोंग और वाई वाले के अलोंग। समझो इस चीज को। मैं यहां से क्या समझ पा रहा हूं, मैं वही बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो मुझे निकालना था, जिसकी मदद से मैं ये दो केसेस जो स्टैंडर्ड है जिन पे सवाल आता बता सकता था, उसका मुझे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट पता चल गया है। देखो वाई कंपोनेंट कितना है भाई, मात्र वीबीआर कॉस थीटा, मात्र वीबीआर कॉस थीटा। और एक्स कंपोनेंट कितना है, एक्स कंपोनेंट है वीआरजी माइनस वीबीआर साइन थीटा, वीआरजी माइनस वीबीआर साइन थीटा। सिंपल सी चीज, ठीक है। मतलब ये पता करना था और ये मैंने पता कर लिया। अब मुझे पता चल चुका है कि भाई
लेफ्ट राइट तो ये घुमाएगा, लेफ्ट राइट ये घुमाएगा और ऊपर ये पहुंचाएगा। तो अब पहला केस सॉल्व करते शॉर्टेस्ट टाइम का। पहला केस सॉल्व करते, देखो ये रहा तुम्हारा एक्स डायरेक्शन के अलोंग मोशन कौन डिफाइन कर रहा है भाई, ये एक्स के अलोंग ये दोनों का एक्स कंपोनेंट कर रहा है, जो कि बेसिकली कितना हो जाएगा वी आर जी माइनस वी बी आर साइन ऑफ थीटा। क्लियर? और y के अलोंग मोशन कौन डिफाइन कर रहा है, y के अलोंग बस वी बी आर कॉस थीटा कर रहा है, ये y कंपोनेंट। ठीक है, ओके सर, बढ़िया। अब बताओ, अब केस ये है कि पार पार कहां लगाना है, मुझे क्या करना है, मुझे पार जाना है, मुझे उस तरफ जाना है, मुझे उस तरफ जाना है और मुझे उस तरफ जाना है शॉर्टेस्ट टाइम में। सबसे पहला केस सॉल्व करते हैं शॉर्टेस्ट टाइम का, शॉर्टेस्ट टाइम का सबसे पहला केस। ठीक है, मुझे शॉर्टेस्ट टाइम में उस पार जाना है। ठीक है, ओके, ये नदी है, ये सिंपल सी वही नदी है। ओके, ये मेरी नाव थी। अब यहां पे एक बंदा खड़ा हुआ है, यहां पे एक बंदा खड़ा है, यही मेरा दोस्त, यही सब मुझे बता रहे हैं भाई तू उधर पहुंचा। अब मुझे क्या जाना है, मुझे शॉर्टेस्ट टाइम में, मुझे मतलब नहीं मंदिर वंदिर पे नहीं जाना, मुझे सबसे कम जल्दी पहुंचना है। वहां जाके भले मैं भाग कूद लूंगा, लेकिन मेरा काम यह है सबसे जल्दी पहुंचो, क्योंकि मंदिर में आरती चालू हो गई है, मुझे पहुंचना है। तो शॉर्टेस्ट टाइम में सिंपल सी बात। अब वापस वेलोसिटी बनाते हैं। सर ये ऊपर वाली थी बी जी बाय जो कि थी वी बी आर साइन ऑफ थीटा, और राइट की तरफ आपके पास वेलोसिटी थी कितनी, वी आर जी माइनस वी बी आर कॉस ऑफ थीटा। ये कॉस थीटा थी, ये कॉस थीटा थी और ये साइन थीटा थी, है ना, ये कॉस थीटा थी और ये साइन थीटा थी। देख सकते हो आप, यही बनाया हुआ है ऊपर वाली कॉस थीटा, और इसको मैंने इससे घटा दिया, तो राइट की तरफ कितनी होगी, वी आर जी माइनस वी बी आर साइन थीटा। ठीक है, अब ऊपर कौन ले जा रहा है सर, ऊपर कौन ले जा रहा है, पार कौन कराएगा आपको, नदी, नदिया पार आपको ये वाली वेलोसिटी करवाएगी। तो डी अपॉन वी बी आर कॉस ऑफ थीटा मेरा समय हो जाएगा ना क्रॉस करने का। दिस इज गोइंग टू बी द टाइम टेकन बाय द बोट टू एक्चुअली क्रॉस द रिवर। बोल सकता हूं क्या मैं, बिल्कुल बोल सकते हो। दिस इज द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ओके, अब तुम्हें क्या चाहिए, केस पे आ जाओ। केस था सर शॉर्टेस्ट टाइम का, सबसे कम समय करो इसको सबसे कम करो। कैसे करोगे सबसे कम, कैसे करोगे इसको सबसे कम, डी घटा दो। पॉसिबल है क्या, नदी की विड्थ को कम कर सकते हो, गंगा नदी की विड्थ को कोई कम कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। वीबीआर बढ़ा दो, डिनोमिनेटर को बढ़ा दो, ये भी पॉसिबल है। हाँ है, बिल्कुल मानता हूं। तो बोट भाई ऑब्वियसली जिसको सबसे तेज चलना है, तो बोट तो अपनी मैक्सिमम टॉर्क पावर पे तो चली रही होगी, मैक्सिमम उसका इंजन तो आउटपुट दे ही रहा होगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो ये आपने बढ़ा दी। अब और कर सकते हो, हाँ, थीटा को कुछ इस तरीके का वेरी करो, थीटा को कुछ ऐसा वेरी करो कि ये कॉस थीटा मेरा जो टर्म है वो मैक्सिमम हो जाए। अब कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। सो समय छोटा तब होगा जब कॉस थीटा मेरा मिनिमम हो जाएगा। अगर तुम टाइम को टाइम मिनिमम चाहते हो तो तुम्हारा कॉस थीटा बेसिकली 1 हो जाना चाहिए, और कॉस थीटा 1 हो जाएगा तो मिनिमम टाइम कितना आ जाएगा, मिनिमम टाइम आ जाएगा तुम्हारा डी अपॉन वी बी आर, डी अपॉन वी बी आर। सिंपल सी चीज, क्लियर है, एकदम सही बोला अपूर्व। अगर मिनिमम टाइम करना है तो कॉस थीटा को 1 कर दो, और कॉस थीटा को 1 कर दिया तो डी अपॉन वी बी आर। क्लियर है, तो डी अपॉन वी बी आर मेरा क्या आ गया, सबसे कम समय। मतलब सबसे कम समय अगर मुझे लगेगा तो कितना लगेगा, इतना लगेगा। अब सबसे कम समय में आपने क्या बोला, कॉस थीटा 1 कर दो, तो यानी थीटा कितना कर दो, थीटा मेरा 0 कर दो, थीटा मेरा क्या कर दो, 0 कर दो, क्योंकि थीटा इक्वल्स टू 0 पे ही तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 आती है, मान लिया, बिल्कुल। यानी वापस केस में जाए तो कैसे जा रहा था बोट, बोट तो ऐसे जा रहा था, थीटा एंगल बना रहा था। मतलब अब नाव में बैठा हुआ जो पर्सन है, नाव में बैठा हुआ जो आदमी है, वो कितना एंगल थीटा लेना चाहिए भाई, वो एंगल थीटा 0 लेना चाहिए। मतलब वो सीधे के डायरेक्शन में अगर नाव को प्रोजेक्ट करेगा, नाव में बैठा हुआ बंदा अगर सीधे जाएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर अगर सीधी होगी, तो वो सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में ऑपोजिट एंड पहुंचेगा। ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट में पहुंचेगा अगर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। देख सकते हो तुम पहले थीटा बना रही थी, लेकिन अगर ये थीटा 0 हो जाएगा तो सबसे कम समय में ऊपर जाएगा, और सबसे कम समय में ऊपर जाएगा तो पहुंच जाएगा। लेकिन पहुंचेगा कहां, पहुंचेगा कहां, तो वापस ये दोस्त मुझे बताएगा कि कोई दिक्कत नहीं, आई टेल यू, मैं बताता हूं कहां पहुंचेगा। और वो कैसे बताएगा, ये दोस्त मेरा कैसे बताएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से बताएगा। कैसे बताएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से बताएगा। यहां रिवर इंट्रोड्यूस करेगा, मतलब वापस वो वीबीआर प्लस वीआरजी वेक्टर को जोड़ेगा,
इन दोनों वेक्टर को जोड़ेगा तो वीबीआर वेक्टर ये रहा, वीआरजी वेक्टर ये रहा। वो बोलेगा भैया तुम जो हो ना जमीन की फ्रेम से इधर इधर जा रहे हो, इधर इधर जा रहे हो, क्लियर है, ऐसे समथिंग जाओगे। मतलब तुम यहां नहीं पहुंचोगे, तुम चालू यहां से हुए, ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट था, तुम्हारा फाइनल पॉइंट ये होगा। अब ये जो दूरी है इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। क्लियर है? तो ये हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट मुझे पता करना है। अब ये हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा? तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट पता करते। हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट बेसिकली कितना होगा? हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट इन मिनिमम टाइम, इन मिनिमम टाइम केस। ठीक है, मिनिमम टाइम केस में हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा? देखो जरा। सो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कितना होगा भाई? दाएं बाएं कौन ले जा रहा था? वापस आओ, दाएं बाएं कौन ले जा रहा था? सर वी आर जी माइनस वीबीआर साइन थीटा। मतलब यहां देख सकते हो दाएं बाएं कौन ले जा रहा है? ये। तो ये वेलोसिटी ही तुम्हें दाएं ले जाएगी। तो इस वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस कितना हो जाओगे तुम इस समय में? इस वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो डेल आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी whatever is the VBG along x into the minimum time। क्लियर है? अब VBG along x कितना है? ये रहा VRG माइनस VBR साइन थीटा, यानी VRG माइनस VBR साइन ऑफ थीटा इंटू मिनिमम टाइम कितना हो गया भाई? मिनिमम टाइम यहां निकाल के रखा है D अपॉन VBR, D अपॉन VBR। क्लियर है? ये सब तुम्हें देखो पॉइंटर्स हैं, उन पॉइंटर्स की वजह से तुम्हें हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। ठीक है, तुम्हें VRG VBR एक बार में समझ में ना आए, दिमाग में ना घुसे, हो सकता है उससे तुम्हें लर्निंग आउटकम क्लियरली ना मिल पाए कि सर ये हो क्या रहा है, कैसे करना है। तो यहां तुम्हें थीम समझने की जरूरत है। तुम्हें मात्र इस पर्टिकुलर केस से क्या समझना चाहिए? थीम। और थीम बेसिकली ये है कि भैया इस पूरे केस में जो ऊपर की तरफ ले जाता है वो ये वेलोसिटी है, दाएं बाएं ले जाने वाली ये वेलोसिटी है। यहां पहुंचना है शॉर्टेस्ट टाइम में, तो इसको सबसे ज्यादा बड़ा कर दो, क्योंकि समय जब निकालता हूं तो ये डिनोमिनेटर में आता है। डिनोमिनेटर सबसे बड़ा करूंगा तो समय अपने आप छोटा हो जाएगा। ये सबसे बड़ा तब होगा जब थीटा इक्वल्स टू 0 होगा। मतलब मैं जो बोट वैन है, जो अगर मैं नाव में बैठा हूं तो नाव एकदम सीधी जाएगी। नाव अगर एकदम सीधी जाएगी, कोई एंगल नहीं बनाएगी, तो मिनिमम टाइम केस आ जाता है। और मिनिमम टाइम केस में फिर ये निकालना बाएं हाथ का खेल है। इसके एक्सप्रेशन को मत रटने पे जाओ, ये तुम ऑन द स्पॉट निकाल लोगे। मेन लेकिन थीम समझना है। मेन क्या समझना है? मेन समझना है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही है जो कि तुम्हारे साथ एंड तक रहेगा। ये एक्सप्रेशन तो तुम भूल जाओगे और वैसी जैसी चेंज हो जाएगी सिचुएशन ना, नदी वदी को एक्सेलरेट कर दिया, बोट को एक्सेलरेट कर दिया, जेई वेई में चले गए, तब तो वैसे ही निपट जाना है। तो मेन क्वेश्चन, मेन प्रॉब्लम, मेन चीज जो है वो यही है कि अगर मुझे शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है तो मेरी नाव, जो चालक है, नाव जो चला रहा है, उसको एकदम सीधे जाना चाहिए। उसे दाएं बाएं कोई एंगल नहीं बनाना चाहिए, वो एकदम उसकी प्रेजेंस में सीधे जाएगा। तो ग्राउंड के रेफरेंस में वो इस तरीके से जाएगा। वो ग्राउंड से बैठा हुआ आदमी क्या बोलेगा? दिस इज गोइंग टू बी VBG। तो उसकी फ्रेम से, रिवर की फ्रेम से उसे सीधे जाना चाहिए मिनिमम पॉसिबल टाइम के लिए। ये केस तुम्हें याद रखना है। अब दूसरा सिनेरियो ये आता है, यहां पे देखो केस 1 मैंने सॉल्व कर दिया, ये केस 1 शॉर्टेस्ट टाइम का। अब केस 2 पे चलते हैं कि नो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। नो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट मतलब कि भैया यहां मंदिर है, यहां मंदिर है और सीधे मंदिर पे पहुंचना है, ना मुझे दाएं जाना है ना मुझे बाएं जाना है। सिंपल सी चीज, क्लियर है? मुझे ना दाएं जाना है ना बाएं जाना है। अब दाएं बाएं ले जा कौन रहा था? फिर क्वेश्चन ये आता है दाएं बाएं ले कौन जा रहा था? तो दाएं बाएं ले जा रहा था ये VRG ले जा रहा था और VBR साइन थीटा। अगर ये से जाता तो मैं बाएं इधर जाता, ये से ज्यादा तो मैं दाएं जाता। मतलब राइट तब जाता जब ये से ज्यादा होता, लेफ्ट तब जाता मैं इससे ज्यादा होता। अगर मैंने दोनों को बराबर कर दिया तो, अगर मैंने दोनों को बराबर कर दिया तो भाई हॉरिजॉन्टल के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं रहेगी। तो ना मैं लेफ्ट की तरफ जाऊंगा ना मैं राइट की तरफ जाऊंगा, और मेरे पास बस ये जो वेलोसिटी है उसके साथ मैं सीधा 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 ऑपोजिट एंड पे पहुंच जाऊंगा। तो यहां पे नो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, नो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट का केस तब बनता है जब हॉरिजॉन्टल के अलोंग ये वेलोसिटी ही एक दूसरे को काट दे। मतलब VRG VBR साइन थीटा के बराबर हो जाए। समझ रहे हो? पहला केस शॉर्टेस्ट टाइम कर लिया, दूसरा केस नो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कर रहे हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल के अराउंड VRG और VBR साइन थीटा ने एक दूसरे को काट दिया ना, तो बोट के पास वही दोस्त बताएगा कि तेरी बोट के पास भाई कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है, तू तो सीधा सीधा जा रहा है, मैं तो देख रहा हूं तो एकदम सीधा सीधा वहां पहुंच रहा है, लेकिन ये मेरी फ्रेम से मैं सीधा नहीं जा रहा, मेरी फ्रेम से डेफिनेटली एंगल होगा, लेकिन जमीन पे बैठा हुआ आदमी ये बिल्कुल बताएगा भाई तू सीधा सीधा जा रहा है और सीधे देख मंदिर ही पहुंचेगा। क्लियर है? तो यहां पे जो दूसरा केस होता है
नो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट का केस टू जो होता है, नो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट का वो बेसिकली कुछ इस तरीके का होता है कि भाई इफ योर वेलोसिटी ऑफ बी जी ग्राउंड की फ्रेम से अगर एक्स के अलोंग वेलोसिटी तुम्हारी शून्य हो गई, मतलब दाएं की तरफ कौन ले जा रहा था, दाएं की तरफ ले जा रहा था भाई तुम्हारा ये वी आर जी, बाएं की तरफ कौन ले जा रहा था, ये था तुम्हारा वी बी आर साइन ऑफ थीटा। क्यों? क्योंकि तुम इधर जा रहे थे, ये तुम्हारा वी बी आर था और वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाया था, और ये तुम्हारा कंपोनेंट था वी बी आर कॉस ऑफ थीटा। तो ये जो थीटा तुमने लिया था, ये वाला कंपोनेंट अगर इसको बराबर कर देगा, मतलब ये एक्स हो जाए, यानी कि वी आर जी बेसिकली किसके बराबर हो जाए, वी बी आर साइन ऑफ थीटा के बराबर हो जाए, तो केस आ गया तुम्हारा नो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट का। मतलब यहां से चालू हो गए और सीधे यहां मंदिर के पास जाओगे, घंटी बजाओगे, वापस आ जाओगे, एग्जाम भी निकल जाएगा। सर हिंदी मीडियम में भी पढ़ाइए। अरे यार आमिर भाई, हिंदी मीडियम में यार कॉन्सेप्ट थोड़े, शब्दावली में दिक्कत है। क्लियर है, शब्दावली में दिक्कत है यार मेरे को। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हिंदी में बोलना नहीं आएगा, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंप्रूव माई स्किल्स। आने वाले टाइम में बिल्कुल हिंदी मीडियम में भी तुम्हें पढ़ाऊंगा यार। खान साहब बिल्कुल कोशिश करूंगा सर। अरे जतिन यार नहीं यार, ऐसा मत बोलो। श्योर डेफिनेटली यार खान साहब, डेफिनेटली। महेश्वरी जी अभी नहीं यार, बादशाह कहाँ यार, अपने बाप लोग बैठे हैं मार्केट में यार, कैसी बातें कर रहे हो। देखो सो वी आर जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी बी आर साइन थीटा के बाद में, ठीक है। मतलब अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो बेसिकली तुम्हारा क्या होगा, नो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट का केस हो जाएगा। तो इसमें सवाल पूछेगा कि तुम नाव के साथ चालक के साथ बैठे हुए हो, बताओ कितने एंगल पे रखना चाहिए। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू होगी वी आर जी अपॉन वी बी आर साइन थीटा, इतना हो जाएगा अगर, तो बॉस साइन थीटा देख लो, वी आर जी अपॉन वी बी आर हो जाएगा। तो भैया तुमने वो केस समझ लिया कि यार हाँ यहां से चालू हुआ था, सीधे ऑपोजिट यहाँ मंदिर पे जाऊंगा, घंटी बजाऊंगा, पूजा पाठ करूंगा, अपने एग्जाम में बोलूंगा कि नीट 2024 का एग्जाम निकल जाए और नीट क्रैक हो जाए। एकदम सही बोला यार अपूर्व, बिल्कुल सही। सो ये हो जाता है मेरा नो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट का केस, ठीक है। आई सपोज दोनों ही सिनेरियो आपको क्लियर है, दोनों केस मिनिमम पॉसिबल टाइम, नो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, यही दो मेन सवाल है, यही दो मेन कॉन्सेप्ट है, और इन्हीं दो से सवाल भी आएगा। तो सवाल देखते हैं सर, सवाल पे ही आ जाओ यार अब तो सीधे। ये देखो ये रहा नीट सीबीएसई आईआईपीएमटी 1999 का सवाल, क्या बोलता है वो देखते हैं। देखना सवाल को जरा, ट्राई करना, और बस थीम समझना, हमें थीम समझना है। थीम रिवाइज दोबारा करा देता हूं। थीम बेसिकली ये था कि यार इधर जा रहा था, ये वीबीआर था, ये असल की वेलोसिटी नहीं है, मेरा दोस्त जमीन पे खड़ा हुआ बताता है मेरे को कि भाई इसका ये कंपोनेंट और ये दो कंपोनेंट, तो ये वाला कंपोनेंट वी आर जी और ये वी बी आर साइन थीटा, ये थीटा, और ये वी बी आर कॉस थीटा। ये वाला भैया ऊपर पार लगाएगा, ये वाले और ये वाले दाएं बाएं घुमाएंगे। अगर नो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट डेल्टा इक्वल्स टू 0 चाहिए तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब वी आर जी मेरा वी बी आर साइन थीटा के बराबर होना चाहिए, सिंपल सी चीज, ये वाला इसके बराबर। और अगर मिनिमम पॉसिबल टाइम चाहिए तो सिंपल क्या करना रहता है, मिनिमम पॉसिबल टाइम के लिए सीधे चली जाओ, वी बी आर ये जो एंगल है थीटा मत बनाओ, सीधा चले जाओ, मिनिमम पॉसिबल टाइम में पहुंच जाते हो। ये दो थीम हमको हमेशा याद रहनी चाहिए, ये दो थीम है, ये तो समझने के कॉन्सेप्ट है। वो वी आर जी तो सब बस दिखाने का तरीका है, और वही सबसे मेरे को ऐसा लगता है कंफ्यूजिंग एलिमेंट भी है। सही बता रहा हूं, क्योंकि मैंने भी पर्सनली जब फील किया था तो मुझे ये लगा था यार ये सब्सक्रिप्ट जो है ना प्रॉब्लम दे देते, वी आर जी वी बी आर, ये सब बड़ी समस्या वाली चीज है। ये सब ऑल्दो टेक्निकली तो एकदम सही लिखी हुई है, लेकिन मेन जो थीम समझने का है वो ये है, और आई सपोज थीम आप लोगों ने पकड़ लिया है। अब देखो, आओ क्वेश्चन देखते हैं। पर्सन स्विम कर रहा है एक रिवर में, एमिंग टू रीच एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट। कौन सा वाला केस है, ये मंदिर पे जाके घंटी बजाने वाला, मतलब नो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, यानी ये और ये बराबर होने चाहिए, ठीक है। His speed of swimming is 0.5 meter per second at an angle of 120 degree with the direction of flow of river. The speed of water in stream is. देखो कितना आसानी से करूंगा। महेश्वरी जी ने तो आंसर भी दे दिया, चलो देखते हैं। यहां पे ये बोल रहा है कि भाई एक बंदा है, ऑपोजिट पे पहुंचना चाहता है, वही मंदिर पे जाके घंटी बजाने वाला सिनेरियो है, उसकी स्पीड जो है 0.5 मीटर पर सेकेंड है एट एन एंगल 120 डिग्री विद द डायरेक्शन, मतलब ये 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये मेरा वेलोसिटी ऑफ रिवर रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया, और ये 120 डिग्री है। तब 120 में ये वर्टिकल बनाओ, ये 90 हो जाता है, तो ये कितना बचेगा, ये 30 बचेगा, बिल्कुल सही। इसकी जो वेलोसिटी है यही मेरा वीबीआर है, यही मेरा वीबीआर है, कितना है, आधा मीटर पर सेकेंड, ठीक है सर, ओके। अब
पूछ रहा है स्पीड ऑफ वाटर इन स्ट्रीम बताओ, मतलब VRG बताओ। यार अभी जस्ट मैंने समझा इसका एक कंपोनेंट यहां आएगा और इसी का एक कंपोनेंट यहां आएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है इसको बराबर कर देगा, तो ये भैया जी यहां से सीधे ऑपोजिट एंड पहुंचेंगे। क्लियर कट बात। तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, VBR साइन ऑफ थीटा, मतलब साइन ऑफ 30 डिग्री। खत्म बात। VBR की वैल्यू दे रखी है यानी आधा मीटर, सो 1/2 इंटू साइन 30, एक और बार 1/2 शुड बी इक्वल टू VRG। अगर ये हो जाएगा तो मेरा नो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट वाला केस बन जाएगा, मतलब यहां से चलूंगा वहां पहुंचूंगा। 1/4 कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर सी, 0.25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तुम लोगों ने मेरे से पहले आंसर दे दिया, मतलब ये तो दिखाता कि तुम लोगों को समझ में आ गया है, तो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत सही बहुत सही। एक और सवाल लो, ये लो, ये करो। देखो, स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर प्रति घंटा इन स्टिल वाटर। इट क्रॉसेस अ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट। द वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर इज, ये शॉर्टेस्ट पाथ का आ गया, ये शॉर्टेस्ट पाथ का आ गया। सर ये बैच 2025 के लिए है ना? बिल्कुल यार गुप्ता जी, ये 2025 के लिए, 2025 के लिए बैच है। एंड प्रारंभ बैच है नाम का, ओके। और इसमें आज जो टॉपिक चल रहा है वो रिलेटिव मोशन इन 2D का एकदम टॉप नॉच सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मोशन इन 2D में देखो, 2D मोशन में मेन जो दो चीजें हैं वो यही है, ठीक है। जो 2D मोशन की बात करूं मैं तो उसमें मेन दो चीजें वही है, एक तो प्रोजेक्टाइल है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट, और दूसरा आता है तुम्हारा ये रेनमैन और रिवरमैन, ठीक है। रेनमैन और रिवरमैन, इन दो को ही तुम कर लोगे ना, क्योंकि इन्हीं से सवाल आता भी है। ये बेसिकली रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है, ओके। इन्हीं दो से पूरा का पूरा 2 डायमेंशनल, मतलब मोशन इन प्लेन तुम्हारा एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है, वो बना हुआ है ये 2 डायमेंशनल मोशन का, ठीक है। आंसर आया किसी का? सर 12th में भी आप ही पढ़ाते हैं? हाँ यार मैं भी पढ़ाता हूं, मैं ही पढ़ाता हूं यार। गुप्ता जी 12th का जो अपना कॉन्सेप्ट चल रहे हैं वो पराक्रम बैच में चल रहे हैं, ठीक है, पराक्रम बैच में। क्लियर है? आप पराक्रम की सीरीज देख लेना, उसमें आपको 12th के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ओके कूल। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यार। आंसर है किसी का इसका? सी। चलो देखते हैं यार। स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर जैसा मैंने तुम्हें शब्दावली एकदम स्टार्टिंग ऑफ द पेज में बताया था ना, ये वही है जो मैन की जो मैंने बताई थी ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंपल सी चीज कि यार स्पीड ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, तो बेसिकली क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर हो गया। ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, कितनी है ये है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इट क्रॉसेस अ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर, ठीक, 1 किलोमीटर की विड्थ है, ओके। VBR है, ओके। और ये बोला इसने क्या, विड्थ 1 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। अरे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ यही तो होगा, यही तो होगा। वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर बताओ। सबसे छोटे रास्ते को पकड़ा है इसने, सबसे छोटे रास्ते को पकड़ा है, तुम्हें बताना है वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर कितना है। तो देखो अगर उसने सबसे छोटे रास्ते को पकड़ा है तो वो क्या है, सोचो इस चीज को। अगर ये बोल रहा है कि इसकी स्पीड ऑफ द बोट है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और इस बोट ने सबसे छोटे रास्ते को पकड़ा है, तो यानी यही जो इसका दोस्त था ना, ये जो इसका दोस्त है वही बताएगा ना इसको कि भाई तूने सबसे छोटे रास्ते को पकड़ा कि नहीं पकड़ा, तूने सबसे लंबा रास्ता पकड़ा, आधा टेढ़ा पकड़ा, छोटा पकड़ा, कौन देगा, ये बताएगा। मतलब ये जो है ये बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, समझ रहे हो। मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहां जा रहा है, सीधा जा रहा है। ये इस लाइन ने ही पूरा गेम बता दिया तुम लोगों को, ये लाइन ही पूरी मेन थीम है कि यार वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल इधर से जा रहा है। अब ये बताओ यहां पर रिवर वाटर की स्पीड कितनी होगी, रिवर वाटर की स्पीड कितनी होगी। तो सिंपल सी चीज, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इधर होगा, उसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, और ये दोनों कंपोनेंट वापस बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये नो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट का ही केस वापस फंस रहा है। तभी जो बोट है वो सीधी की सीधी ऊपर जाएगी, और इसका जो दोस्त है वो क्या बोलेगा कि यार भाई तूने शॉर्टेस्ट पाथ को पकड़ा है, और शॉर्टेस्ट पाथ को तूने कितनी देर में कवर किया, 15 मिनट में कवर किया। मतलब इसका जो राइट की तरफ वेलोसिटी कितनी है, राइट की तरफ वेलोसिटी वो VRG वही तो निकालना है। लेफ्ट की तरफ वेलोसिटी कितनी है, लेफ्ट की तरफ वेलोसिटी मुझे पता नहीं है, रुको, लेफ्ट की तरफ वेलोसिटी मुझे पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इसको थीटा मान लेते हैं। तो ये जो VBG है,
ये जो कंपोनेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी वी बी आर कॉस ऑफ थीटा। ये जो कंपोनेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये दोस्त को साइड हटाओ, वी बी आर साइन ऑफ थीटा, और जो वी बी आर साइन ऑफ थीटा है वो मेरा वी आर जी के बराबर होगा। क्लियर कट बात, एकदम सही। और जो वी बी आर कॉस थीटा जो टाइम है इसको क्रॉस करने का कितना है, 15 मिनट, ठीक है। सो यानी वी बी आर कॉस ऑफ थीटा इंटू टाइम, टाइम कितना है 15 मिनट, इसमें मैं कितना डिस्टेंस कवर कर ले रहा हूं 1 किलोमीटर। सो वी बी आर कॉस थीटा ऐसे कितना आ गया, वी बी आर कॉस थीटा कितना आ गया मेरा, वी बी आर कॉस थीटा मेरा आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो दे रखी है ना, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो इसको रखो ना, इसको रखते हैं, ये आ गया 5 इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू टाइम की वैल्यू 15/60, क्योंकि kmph में, kmph में है ना, तो अपन इसको घंटे में लेंगे। क्लियर है, कितने में लेंगे, घंटे में। तो 15/60 कर दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा 1/4 घंटा इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये 1/4 से जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। स्टैंडर्ड केस है, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 37 डिग्री, है ना, स्टैंडर्ड केस है एकदम। अगर cos थीटा 4/5 है तो थीटा कितना होता है 37 डिग्री, एकदम स्टैंडर्ड वाला केस है। अब थीटा 37 हो गया तो उसको यहां रख दो, VRG पता चल जाएगा। ये VBR तो तुम्हें पता है, VBR कितना दिया हुआ है 5। साइन 37 कितना हो जाएगा, साइन 37 होता है 3/5। तो VRG की वैल्यू कितनी आ गई, VRG की वैल्यू आ गई 5 इंटू 3/5, जो कि हो जाएगा 3 kmph। 3 kmph मतलब ऑप्शन नंबर सी। जतिन जी एकदम सही आंसर दिया तुमने यार। 1998 का सवाल है, तुम लोग शायद पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे, तुम लोगों से पुराना सवाल है ये, है ना, तुम लोग नहीं पैदा हुए होगे, डेफिनेटली तुम लोग तो पैदा नहीं हुए होगे। तो सीबीएसई एपीएमटी 1998 का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। हमसे बुजुर्ग है ये क्वेश्चन, तो ये हमारा क्वेश्चन एक भैया है। ओके, आई थिंक सबको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। क्लियर, अपूर्व क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। और कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, दोबारा बताता हूं। यस सर, बिल्कुल, चलो बढ़िया बढ़िया। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। तो तुमने देख लिया सवाल किस टाइप के आएंगे, सवाल आएंगे भाई मिनिमम पॉसिबल टाइम वाले, ठीक है, या फिर नो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट वाले। तो ये सवाल मिनिमम पॉसिबल टाइम का नहीं, नो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट का ही था। और इसी तरीके से, इसी एनालिसिस से करना था। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगा, थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, तो यार क्वेश्चन देखो कभी भी सिंपल नहीं आता, ट्रिक तो रहेगी क्वेश्चन में। उसी हिसाब का ट्रिक था, उसी हिसाब का एनालिसिस हमें भी रखना था, और हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है रेनमैन। तो अब देखो, रेनमैन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तुमने रिवर वाटर समझ लिया, रिवरमैन समझ लिया ना, तो रेनमैन समझना काफी आसान है। रिवरमैन समझना काफी आसान है। बस एक चीज ये है कि जहां मैंने रिवरमैन में जो कॉन्सेप्ट यूज किया, वो क्या यूज किया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने यूज की थी, जो कि वेक्टर्स में लोग नहीं बताते हैं, और जो कि हमें हमेशा पता होनी चाहिए कि यार वेक्टर्स में रेजोल्यूशन की मदद से काफी आसानी से मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, वेक्टर्स में मैं रेजोल्यूशन की मदद से, मतलब मेरे पास 3 या 4 वेक्टर है इस तरीके के, तो सिंपल अप्रोच यही रहती है, इन तीनों चारों वेक्टर को ब्रेक डाउन कर दो हॉरिजॉन्टल के अलोंग, इसका भी हॉरिजॉन्टल, इसका भी वर्टिकल, फिर इसका हॉरिजॉन्टल, इसका हॉरिजॉन्टल, इनका वर्टिकल। तो मेरे पास अल्टीमेटली फिर ये बच जाते हैं, ये वर्टिकल के अलोंग 2 बचे, हॉरिजॉन्टल के अलोंग 1 बचा, फिर वर्टिकल के अलोंग, हॉरिजॉन्टल के अलोंग 2, मतलब इन सबका सार बच जाता है, और अल्टीमेटली मेरे पास 2 वेक्टर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के अलोंग बचते हैं, और जिनका रिजल्ट निकालना काफी आसान होता है। ठीक है, सो ये जो अप्रोच होती है कि वेक्टर एडिशन निकालो, वेक्टर रेजोल्यूशन की मदद से काफी हेल्पफुल होती है हर जगह। यहां पे भी होती है, रिवरमैन में भी, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैट्स में होती है। फिर आगे बढ़ोगे आप टॉर्क और ये फोर्स में भी, लॉज ऑफ मोशन में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप देखोगे जहां पे ऐसे यूजेस केस आते हैं। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन विथ वेक्टर रेजोल्यूशन बहुत स्टैंडर्ड चीज है, और हमेशा याद रखना, क्योंकि इसी में फंसता है यार बच्चा, नीट के बच्चे तो खासकर से, कि मैथ्स जहां आती है वो प्रॉब्लम देती है, तो मैथ्स करने का ये एक अच्छा तरीका यूज कर लो जो कि हेल्प करे। अब रेनमैन के केस में ये अप्रोच यूज नहीं होती, रेनमैन के केस में अप्रोच यूज नहीं होती, और रेनमैन के नॉर्मली जो केसेस रहते हैं वो नॉर्मल वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ से होते हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, रिवरमैन में वेक्टर एडिशन थ्रू वेक्टर रेजोल्यूशन है, यहां पे नॉर्मल वेक्टर एडिशन, और आपका केस बन जाता है। ठीक है, तो आप देखते हो रिवरमैन में क्या, ये रेनमैन में क्या करना रहता है। यहां पे देखो मेन मुद्दे की बात यह रहती है भाई कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि तुम बारिश में भीग रहे हो, और तुम्हें अपने आप को बारिश में भीगने से रोकना है।
ठीक, तुम बारिश में भीग रहे हो और बारिश में भीगने से रोकना है। अब देखो तुम बोलोगे कितना इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कौन सी बहुत फिजिक्स लगी हुई है जो आप पढ़ा रहे हो, वो भी नीट में पूछेंगे या जेई में पूछेंगे। तो यहां इतना सिंपल केस नहीं बनता, क्योंकि वो बोलते क्या है कि भाई तुम और तुम्हारा दोस्त जो कि अभी रिवर में तुम्हारी हेल्प कर रहा था, वो तुम और तुम्हारे दोस्त, मेरे डायग्राम पे प्लीज मत जाना, बट तुम और तुम्हारा दोस्त एक बाइक पे बैठे हुए हैं, ठीक है, काम लायक तो समझ में आ ही जाएगा। ये बाइक आगे की तरफ बढ़ रही है और अब जो रेन सीधे सीधे गिर रही थी, अब तुम देखोगे कि यार वो रेन तुम्हें सीधी नहीं फील हो रही, रेन तुम्हें किसी एंगल पे फील हो रही है। तो तुम्हें अब छतरी कैसे पकड़नी है, ये केस है, समझ रहे हो। तुम्हें अब अम्ब्रेला कैसे पकड़नी है, तुम्हें अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में पकड़नी है, ठीक है, या अम्ब्रेला तुम्हें इस डायरेक्शन में पकड़नी है, क्लियर है। तो किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला पकड़नी है, या फिर अम्ब्रेला ऐसे पकड़नी है, तो किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला पकड़नी है, मेन गेम उसका है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आई क्या, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, दिस इज द प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, रेन मैन में इसी समस्या को सॉल्व करेंगे कि भाई छतरी कैसे पकड़ते, देख लो, सिंपल सा केस है। मतलब बच्चा तुम्हें कभी पूछे, कोई तुम्हारा छोटा भाई कि क्या पढ़ रहे हो, तो बताना बेटा छतरी कैसे पकड़ते हैं वो पढ़ रहा हूं, ठीक। अब देखो छतरी कैसे पकड़ते हैं, तो उसके लिए तुम्हें क्या समझना पड़ेगा, तुम्हें बेसिकली पता करना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के। मतलब कि मैन, तुम्हारा दोस्त, उसकी फ्रेम से बारिश कैसे गिर रही है, अगर तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम आराम से पता कर लोगे ना कि अम्ब्रेला को मैं ऐसे, देखो उधर से रेन आ रही है तो ऐसे पकड़ूंगा, सीधे आ रही तो सीधा पकड़ूंगा, इधर से आ रही तो इधर पकड़ूंगा। मतलब जो भी मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है, उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला पकड़ूंगा। लेकिन मुझे क्या पता करना है, मुझे इसको पता करना है, ये समझो, ऐसे समझोगे समझ में आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन समझना है भाई, इसको समझना है, ठीक है। इसको समझने के लिए क्या करूंगा, बीच में डालूंगा यहाँ पे ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड फ्रेम डालते ये कुछ इस तरीके का होगा, इसको फ्रेम इंट्रोडक्शन मेथड बोलते हैं, वीआरजी हो जाएगा और वीजीएम हो जाएगा। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो समझ में आता है कि भाई जमीन पे खड़ा हुआ आदमी सिंपल खड़ा हुआ है, उसे बारिश कैसी गिरती दिख रही है, वीआरजी ये होता है। वीजीएम क्या होता है, वीजीएम होता है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू मैन। दोबारा सुनते, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये सेंस नहीं बना रहा, क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि भाई जमीन थोड़ी चल रही है, जमीन तो चल ही नहीं रही है। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड क्या होता है, हाँ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सेंस बना रहा है। तो इसको मैं फ्लिप कर दूंगा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बेसिकली मेरा वीआरजी वेक्टर माइनस वीएमजी वेक्टर होता है, ठीक, क्लियर है। ऐसे यार देखो, फ्रेम इंट्रोडक्शन मेथड से तुम कुछ भी निकाल सकते हो। कल को सवाल तुमसे पूछ लिया भाई वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताओ, और तुम्हें ये दोनों दे दिए, तो या तो तुम इस पूरे अप्रोच को याद रख लो और आगे पीछे करके तुम्हें अगर ये निकालना है तो इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ। या फिर दूसरा अप्रोच ये रहता है, यहाँ पे रेंज को इंट्रोड्यूस करो, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन कोई सेंस नहीं बना रहा, क्योंकि रेन की वेलोसिटी है मैन की फ्रेम से, आदमी को बारिश गिरते हुए दिख रही है, तो ये एक परसेप्शन दिमाग में होना चाहिए। तो इसको फ्लिप कर दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मेरा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देख सकते हो तुम, यही केस वहां से भी आएगा। अगर वीएमजी मेरे को निकालना है तो कितना हो जाएगा, इधर ले जाऊंगा, वीआरएम इधर आएगा, वीआरजी माइनस वीआरएम, वीआरजी माइनस वीआरएम, ठीक है। तो ये चीज क्लियर अपने दिमाग में रखो। और ये मेन जो चीज है कि निकालना मेनली क्या रहता है कि रेन कैसी गिर रही है। क्वेश्चन मैक्सिमम किसके आते हैं वो बता रहा हूं, वो भी सवाल आ सकता है लेकिन आता नहीं। मोस्टली क्या आता है, ये कि भाई अम्ब्रेला को तुम कैसे होल्ड करोगे, कितने एंगल पे। तो अगर ये पता चल जाएगा तो वो भी बता दोगे कि अम्ब्रेला कितने एंगल पे होल्ड करूंगा, ठीक है, क्लियर है ना। अब इसको पता करने के लिए क्या करना है, इन दोनों का वेक्टर सम करना है। तुम लोगों को वेक्टर सम दिख रहा है, हाँ ये वेक्टर सम ही है, भले यहां नेगेटिव है तो मैं इसका नेगेटिव को ऐड कर दूंगा, मतलब वीआरजी में क्या जोड़ दूंगा, नेगेटिव ऑफ वीएमजी को जोड़ दूंगा। वीआरजी में नेगेटिव ऑफ वीएमजी को जोड़ दूंगा तो मेरा वीआरएम वेक्टर आ जाएगा, समझे। मुझे अगर ये पता करना है तो मैं वीआरजी में नेगेटिव ऑफ वीएमजी को जोड़ दूंगा, मेरा वेक्टर सम हो जाएगा। ओके, तो हाँ सर केस करते हैं यार, बिना उसके तो समझ में ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसको समझते ही क्वेश्चन से। देखो क्वेश्चन ये, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट अ स्पीड ऑफ 30 kmph। अब इसका मतलब बताऊं क्या है, वर्टिकली बारिश गिर रही है, वर्टिकली बारिश गिर रही है मतलब रेन्स आर फॉलिंग वर्टिकली, सीधे सीधे गिर रही है, सीधे सीधे गिर रही है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया एकदम नीचे की तरफ। क्या स्पीड है भाई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, दिस इज बेसिकली माय वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, बढ़िया। मैन इज मूविंग ईस्टवर्ड विथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जिन जिन को ये लगता है कि भाई नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट ऐसे होते हैं, वो यहां क्वेश्चन में फंस जाएंगे, ठीक है, वो यहां क्वेश्चन में फंस जाएंगे। जिनको ऐसा लगता है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे होते हैं, वो यहां क्वेश्चन में फंस जाएंगे।
क्योंकि फंस इसलिए जाओगे क्योंकि कल को अगर मान लो इसने ईस्टवर्ड की जगह बोल दिया कि द मैन इज मूविंग नॉर्थवर्ड, तो तुम वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसी बनाओगे और बोलोगे इंसान ऐसा भाग रहा है। ऐसा होता है क्या यार? मतलब बारिश इधर से गिर रही है और मैं ऊपर की तरफ उठता चला जा रहा हूं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि ये जो तुम देख रहे हो ये इस प्लेन पे नहीं बनता, ये तो मेरा डिजिटल बोर्ड है यार, ये तो मेरा वर्टिकल प्लेन है, ये जो मैं हूं वर्टिकल प्लेन है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस पे बनता है। किस पे बनता है? ये मेरे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, मेरा हाथ जो रखा है उस पे बनता है। मतलब इसमें ये नॉर्थ है, मेरी तरफ वाला नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, समझो। वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस पे बनता है, क्योंकि इंसान जो होगा वो इस पे इधर इधर भागेगा। और बारिश कैसे गिरेगी? बारिश ऊपर से गिरती है। क्लियर है ना? तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का प्लीज कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत रखना। तुम पढ़ते हो इस डिजिटल 2D स्क्रीन पे, तुम लिखते हो 2D स्क्रीन पे, इसीलिए कंफ्यूज होते हो। लेकिन ये कंफ्यूजन अभी से बता रहा हूं, कंफ्यूजन तुम्हारे पर्टिकुलर एनालिसिस या कॉन्सेप्ट अवेयरनेस को दिक्कत नहीं देनी चाहिए। दोनों अलग अलग केस है। ये है मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो कल को तुम किताब में भी लिखो तो उसमें भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अलग समझना। क्लियर है? मतलब बारिश अगर ऐसे गिर रही है तो भाई इंसान इस प्लेन पे घूमेगा। मेरा ये जो हाथ दिख रहा है इस पे इंसान इधर इधर जाएगा, ये आगे पीछे जाएगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा। बारिश जहां से गिर रही है उससे ऊपर नहीं जाता। ओके, अब देखो यहां पे ईस्टवर्ड डायरेक्शन में वो चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो यहां पे एक अच्छी बात ये है कि ईस्टवर्ड जा रहा है, तो मैं इसको टुवर्ड्स राइट मान लेता हूं, टुवर्ड्स राइट मान लेता हूं, वो इधर जा रहा है। ठीक है, दिस इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, किससे? 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 40। ओके सर, बढ़िया। अब क्या पता करना है? बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन फॉलिंग with respect to man and the angle with which the man should hold his umbrella to avoid getting wet। इंसान को अपनी बारिश से बचने के लिए अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में होल्ड करना चाहिए जिससे कि वो बारिश से बच सके। सिंपल सी चीज। तो ओके ठीक है, एक काम करते हैं, पहले थोड़ा रियलिस्टिक सा केस बनाते हैं जो कि तुम्हें थोड़ा समझ में आए। ठीक है, तो ये देखो, ये इंसान है, ये मान लो डॉट जो इंसान है, ये जमीन थी, इस जमीन पे इंसान ऐसे जा रहा था, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। इस जमीन पे ये बारिश गिर रही थी, ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये बस इसलिए बताया ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि इंसान पे बारिश ऊपर से गिर रही है, इंसान दाएं की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है 40 से और ये गिर रही है भाई 30 से। क्या पता करना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन पता करना है सर। ये कैसे पता करेंगे? बीच में ग्राउंड फ्रेम डाल के, जो कि हो जाएगा VRG वेक्टर माइनस VMG वेक्टर। ठीक है सर, मतलब इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन करना है, मतलब VRG वेक्टर में नेगेटिव ऑफ VMG वेक्टर जोड़ना है। ओके ठीक है, इसमें नेगेटिव ऑफ VMG वेक्टर जोड़ना है। मेरे पास तो पॉजिटिव है, नेगेटिव कैसे बनाऊं? नेगेटिव बनाना कौन सा टफ काम है? इसी का उल्टा बना दो, ये रहा, इसी का उल्टा बना दिया, लंबाई सेम, सब कुछ सेम, डायरेक्शन उलट दिया, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ VMG वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड तो 40 ही रहेगा ना, मैग्नीट्यूड तो 40 रहेगा, डायरेक्शन उल्टा हो गया। अब यहाँ पे दो वेक्टर दिख रहे हैं मेरे को, तुम्हें भी दिख जाने चाहिए। कौन कौन से? एक तो ये और दूसरा ये। इन दोनों का जोड़ने का तरीका भाई, दो हेड मिल रहे हैं, दो हेड मिल रहे हैं, तो अब तो यार तुम लोगों को पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता प्लीज 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 वेक्टर्स का सेशन देख लेना मेरा। दो सर मिलते हैं, मतलब दो हेड मिलते हैं, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगता है। और पैरेललोग्राम सिंपल बोलता है एक पैरेललोग्राम बनाओ, फिर डायगोनल जो होगा ना वो तुम्हारा वेक्टर होगा। ठीक है, जो डायगोनल होगा वो तुम्हारा वेक्टर होगा। और जब दोनों के सर यहां मिल रहे हैं तो जो वेक्टर रिजल्टेंट होगा उसका सर भी यही होगा। मतलब जो रेन गिर रही है ना वो ऐसी दिख रही है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ऐसी है। मतलब इस ये इंसान जो इधर भाग रहा है ना, इधर आगे की तरफ भागता जा रहा है, उसको बारिश भाई ऐसे गिरती हुई दिख रही है। कैसी दिख रही है? ऐसी गिरती हुई। देख लो, डायरेक्शन के साथ पता चल रहा है। क्लियर है? मैं नहीं बोल रहा, वेक्टर बोल रहा है। तो मैथ्स पे हम यकीन कर सकते हैं कि बारिश ऐसे गिर रही है। क्वेश्चन मत करना, ठीक है? तुम मत बोलना सर मैं भागता हूं तो मेरे को तो पीछे से दिखती है, ऐसा नहीं है। अगर बारिश सीधी गिर रही है तुम इधर भागोगे तो बारिश तुम्हें ऐसी आती दिखाई देगी। क्लियर? क्लियर होना चाहिए। तो अब छतरी कैसे पकड़ोगे यार? छतरी चलो बाद में देखते, पहले तो इसकी वैल्यू निकालते। VRM कितना हो जाएगा? अब VRM देखो सिंपल सा केस है, बहुत स्टैंडर्ड केस स्टडी है। 30 40 50 वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये 30 हो गया, 40 हो गया, तो ये झक मार के 50 ही होगा। इसकी वेलोसिटी 50 kmph होगी। 3 4 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा। देख सकते हो तुम, ये जो है ये कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी, ये 40 हो जाएगी। तो बेसिकली ये वाला जो एंगल तुम देख रहे हो ना, ये वाला एंगल 37 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 30 के सामने वाला है, और ये वाला
53 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? 53 डिग्री हो जाएगा। ये वाला जो एंगल हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 53 डिग्री, और ये मेरा क्या हो गया, दिस इज बेसिकली माय वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, जो कि आ जाएगा 50 kmph। क्लियर है? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। ओके अब पूछ रहा है द वेलोसिटी ऑफ रेन फॉलिंग विद मैन, एंगल एट विच द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला। देखो वेलोसिटी कैसे गिर रही है, तो तुम वर्टिकल से बोल सकते हो भाई 53 डिग्री का एंगल बना रही है। वेलोसिटी वर्टिकल से 53 डिग्री का एंगल बना रही है, ऑप्शन में देख लेना अगर ये हो, अन्यथा ऑप्शन में ये हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल से वो 37 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, अब तुम छतरी को कैसे पकड़ोगे, तो अम्ब्रेला को तुम होल्ड कुछ इस तरीके से करोगे, ये रही तुम्हारी अम्ब्रेला, ये रही तुम्हारी अम्ब्रेला कुछ इस तरीके की, ठीक है, ये रही तुम्हारी अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला को तुम इस तरीके से होल्ड करोगे। अब अम्ब्रेला कितने एंगल पे, ये एंगल कितना है 53 डिग्री, तो अम्ब्रेला को मैं वर्टिकल से 53 डिग्री पे होल्ड करूंगा, मतलब वर्टिकल से सीधे से 53 डिग्री बनाऊंगा। उतने एंगल पे अगर मैं होल्ड करूंगा तो बारिश में भीगने से बच जाऊंगा। समझ गए? क्लियर है? कोई डाउट? एनीवन? प्रॉब्लम? समझ आया? कोई समस्या है बताओ मुझे। सो वर्टिकल से अगर मैं 53 डिग्री का एंगल लूंगा तो भाई बारिश से भीगने से मैं बच गया आराम से। तो मैंने देखो यहाँ पे दोनों केस बता दिए कि बारिश कैसे गिर रही है और छतरी को कैसे पकड़ना है, और तुम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक और सवाल देख लो, एक और सवाल देखो, ये वाला केस क्या है, इसका मैं चाहता हूं यार तुम लोग जरा अटेम्प्ट करके बताओ आंसर आ रहा है क्या। लगे तो कि यार तुम लोगों ने पढ़ा है कि रेन ड्रॉप आर फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड to a cyclist on a straight road, the raindrops appear to be coming with cyclist moving with velocity 20 meter per second. ठीक है, ये बेसिकली क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी आड़ी टेढ़ी हो गई। यहां पे ये होगा to a cyclist running on a straight road, the raindrops appear to be coming with velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट इज, मतलब यहां पे बेसिकली क्या दिया हुआ है, ये जो तुम्हें दिख रही है ना, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है। ठीक है, जो कि कितनी दे दी उसने 20 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन नहीं बताया, बस मैग्नीट्यूड बताया। वो जो ऊपर दिख रही है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। इसका भी डायरेक्शन नहीं बताया, बस मैग्नीट्यूड बताया। लेकिन तुम देखोगे यहां डिटेलिंग में तो फॉलिंग वर्टिकली का अर्थ ये है कि भाई डायरेक्शन बारिश का सीधे ऐसे नीचे की तरफ है, मतलब इसका जो वेक्टर है वो डायरेक्टली ऐसे नीचे की तरफ है। अब मुझे पता करना है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, मुझे ये पता करना है। समझे? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता करना है। आई नीड टू फाइंड दिस, ये केस पता करना है। कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बॉस कितना होगा, मैन विद, अच्छा गुड यार अपूर, निकाल दिया आंसर। चलो देखते हैं, आओ देखते हैं। अब देखो बारिश की बूंदें गिर रही थी सीधे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये रहा। क्या पता करना है, ये पता करना है सर, ये वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब एक तो तरीका वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन पता है, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन पता है, उस फॉर्मूले से कर लो। अन्यथा दूसरा फ्रेम इंट्रोडक्शन वाला मेथड दो, बीच में रेन इंट्रोड्यूस करो, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इससे पता चल जाएगा। मतलब इन दोनों वेक्टर को अगर मैंने जोड़ दिया तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू आर वेक्टर पता है? अगर तुम सोच रहे हो हाँ तो तुम गलत हो। गलत इसलिए हो क्योंकि तुम्हें इसका मात्र मैग्नीट्यूड पता है। अच्छा ये तो पहली बात गलत ही हो गया, मैन विद रिस्पेक्ट टू आर तो होगा ही नहीं, हमें इसका उल्टा करना पड़ेगा, है ना। हमें इसका, क्योंकि मैन विद रिस्पेक्ट टू आर तो सेंस ही नहीं बनाता, तो हमें इसका उल्टा करेंगे। उल्टा करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो जाएगा मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ऐसे पता करेंगे। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है कि मुझे पता ही नहीं है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन तो पता ही नहीं है, मुझे डायरेक्शन तो पता ही नहीं है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस मेथोडोलॉजी से नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली ये मानूंगा कि भाई उसने जमीन, मेरी ये जमीन रही, मेरी ये जमीन है, इस जमीन पे मेरा वो बंदा है, वो
या तो उधर जाएगा या तो इधर जाएगा, क्लियर कट बात है। तो मैं मान लेता हूं ना कि टूवर्ड्स राइट जा रहा है, यहां मुझे डायरेक्शन तो वैसे भी नहीं बताना, बस मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैं क्यों डायरेक्शन में ज्यादा अपना दिमाग लगाऊं, मैं मान लेता हूं इधर जा रहा है, तो ये मान लेता हूं मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। उसने क्लियर बता दिया भाई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसी है। अच्छा, तो अब क्या बताना है, अब बताना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये जी डालूंगा तो ये हो जाती है वी आर जी माइनस वी एम जी, तो ये हो जाएगा वी आर जी प्लस ऑफ माइनस वी एम जी। मतलब इन दोनों वेक्टर का एडिशन करना है, इसका और नेगेटिव ऑफ वीएमजी। वीएमजी तो लिया हुआ है, इसका नेगेटिव जोड़ना है वीआरजी से, तो इसका नेगेटिव हो गया ये। अच्छा, इन दोनों का कैसे एडिशन करूंगा, अभी जस्ट समझा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगता है, ये हो जाएगा मेरा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अच्छा ओके, ये तो सर 90 डिग्री वाला भाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला केस बन रहा है। इसमें मेरे को क्या क्या दिया हुआ है, इसमें मेरे को आरएम दिया है 20, आरजी दिया है 10, मतलब ये दे दिया मेरे को, कितना दिया 20, ये 20 दे दिया। आरजी दिया है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड दे दिया 10, तो इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकालूंगा, बिल्कुल निकालूंगा, 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर विल बी इक्वल टू वीएमजी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, स्क्वायर नहीं, 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, 20 स्क्वायर 400, 400 में से 100 गया 300, 300 का अंडर रूट हो जाएगा 10 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। यह है करेक्ट आंसर, ठीक है, यह है मेरा करेक्ट आंसर। अपूर्व एकदम सही बोला तुमने, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, दोबारा बताता हूं, यहां पे ज्यादा सब चीजों में कंफ्यूज मत हो। उसने मैग्नीट्यूड की बात की, डायरेक्शन में तो बोला ही नहीं कि आप जाके खेलो, तो मैग्नीट्यूड की बात की है, तो भाई मान लेते हैं कि मैन जो था इधर जा रहा था। अब मैन इधर जा रहा था, बारिश तो सीधे उसने वर्टिकली बोली दी है, तो वीआर जी मुझे मैग्नीट्यूड पता है क्या, हाँ जी पता है 10 था, इसका मैग्नीट्यूड 10 था, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता था, इसी का मैग्नीट्यूड निकालना था। और क्या पता था, वीआरएम पता था, इसका मैग्नीट्यूड पता था। वीआरएम का मैग्नीट्यूड कितना है, वीआरएम का मैग्नीट्यूड 20 है। अच्छा ये पता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला भाई, मुझे वीआरएम कैसे पता करूंगा, वीआरएम पता करूंगा वीआरजी माइनस वीएमजी, यानी वीआरजी और नेगेटिव ऑफ वीएमजी को जोड़ दूंगा। तो वीआरजी क्या है, वीआरजी मेरा ये रहा, नेगेटिव ऑफ वीएमजी क्या है, नेगेटिव ऑफ वीएमजी मेरा ये रहा, ये हो जाएगा मेरा नेगेटिव ऑफ वीएमजी। कैसे सर, अरे इसका जस्ट उल्टा करोगे, वीएमजी का तो नेगेटिव ऑफ वीएमजी। अच्छा, और इन दोनों को जोड़ दिया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से, अभी जस्ट 2 स्लाइड पहले पढ़ा था, तो ये मेरा वीआरएम आ जाएगा। ये तुम देख सकते हो एक पाइथागोरस थ्योरम के तहत हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो रहा है, तो वहां से मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं, बी स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का अंडर रूट वीएमजी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। सो यानी 10 रूट 3 से वो बंदा चल रहा है भाई, और टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स लेफ्ट से मतलब ही नहीं है, वो दाएं जाए बाएं जाए उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि सवाल ने पूछा ही नहीं, सवाल को बस मात्र मैग्नीट्यूड से मतलब था, ठीक है। तो ये केस बेसिकली किस चीज का है, ये केस है रेन मैन का, और रेन मैन से ऐसे सवाल ही तुम एक्सपेक्ट करोगे। इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस हो जाती है जब मैं इसी को एक इंक्लाइन पे डाल देता हूं, ठीक है, लेकिन वो जेई के लेवल का हो जाता है। जेई के लेवल का एक बहुत प्यारा सवाल है कि एक साइक्लिस्ट है, ठीक है, और वो एक इंक्लाइन पे नीचे की तरफ जा रहा है और बारिश उसको वर्टिकली ऊपर से नीचे आ रही है और उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, तो उसको वेलोसिटी कैसे मिलेगी, क्लियर है। तो उस तरीके से तुम समझ सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्लास डायनेमिक्स सर, नेक्स्ट क्लास हम करेंगे डायनेमिक्स नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यार एनएलएम स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ भाई, जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों को बताना जरूरी है, जो कि रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन में पिछले सालों में इस पे सवाल आ चुके हैं। तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट को फटाफट जरा देख लो, क्या है ये कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि 2 प्रोजेक्टाइल के कोलाइड करने की कंडीशन क्या होती है, एक छोटी सी ट्रिक है, फटाफट बताऊंगा, और हमेशा तुम्हें याद रखना है, इसको नोट बना के अपनी किताब में चिपका लो कि 2 प्रोजेक्टाइल अगर हैं, ठीक है, एक ऐसे फेंका है u1 वेलोसिटी के साथ, एक ऐसे फेंका है u2 वेलोसिटी के साथ, इसका एंगल θ1 है, इसका एंगल θ2 है, तो ये दोनों कहीं बीच में जाकर कोलाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, इसकी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी है ना, इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी जो कि हो जाएगा u1 साइन ऑफ θ1, वो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो कि है u2 साइन ऑफ θ2 इसके बराबर होनी चाहिए। सो कंडीशन फॉर बोथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल्स टू कोलाइड इन मिड एयर इज both the projectiles
both the projectiles will collide in midair if u1 sin of थीटा 1 की वैल्यू u2 sin of थीटा 2 के बराबर है। अगर ये बराबर हुई ना तो भाई ये कोलाइड करेंगे। समझ रहे हो केस? अगर ये बराबर हुई तो ये कोलाइड करेंगे। ठीक है, कौन सी? इनकी वर्टिकल कंपोनेंट, इनके वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर है? क्लियर है ना? और देखो रिलेटिव एक्सेलरेशन तो दोनों की शून्य होती है, क्योंकि दोनों ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ही गवर्न हो रहे हैं। और समय कितना होगा जिसके बाद ये कोलाइड करेंगे? तो समय बेसिकली होता है, अगर इसके बीच की डिस्टेंस को मैं डी ले लूंगा, तो टाइम आफ्टर विच दे विल कोलाइड कितना हो जाएगा? दिस टी विल बी इक्वल टू जो भी तुम डी देख रहे हो डिवाइडेड बाय इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? इसका होगा u1 cos ऑफ थीटा 1, इसका होगा u2 cos ऑफ थीटा 2। तो d अपॉन u1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस u2 cos ऑफ थीटा 2। ये बेसिकली रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन में कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल का केस है। ठीक है, कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल का केस है। गुप्ता जी नेक्स्ट क्लास होगी अपनी कल, मुबारक हो, कल ही अपनी नेक्स्ट क्लास। ये बेसिकली यार कल सेशन करना था, लेकिन कल मैं एक्चुअली जेई एडवांस का पेपर हुआ था संडे को, तो कल उसका डिस्कशन था। ठीक है, सो वो डिस्कशन में आई वाज बिजी और वो डिस्कशन किया था, तो इसलिए कल ये क्लास नहीं हो पाई थी। अदरवाइज हमारी जो क्लासेस होती हैं फिजिक्स की वो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, सॉरी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे होती है। किस दिन? मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे at 11 a.m. in the morning it's for droppers, Parakram batch, and at 4 p.m. in the evening it's for क्लास 11th स्टूडेंट्स, जो कि है किसके लिए? क्या 11वीं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। क्लियर है गुप्ता जी? सुधांशु ओपी सर बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्लास कब होगी? समझ गए, ठीक है सर। सारी क्लास शाम को रखिए, इजी होता है लाइव क्लास लेने में। हाँ यार अपूर्व, बिल्कुल ट्राई करेंगे। क्या लेवल था सर इस बार के एडवांस के? यार पेपर 1 की जो फिजिक्स थी वो ठीक थी, मतलब उतनी ज्यादा हाई लेवल की नहीं थी। पेपर 2 की फिजिक्स ने फाड़ दिया बहुत तेज थी, मतलब अच्छे खासों की हिल गई होगी। ओवरऑल अगर बोलूं पिछले साल 2022 के एस्पेक्ट से, तो पेपर का लेवल फिजिक्स में थोड़ा सा कम है, क्योंकि पेपर 1 थोड़ा मॉडरेट आया, पेपर 2 अच्छा खासा। तो पेपर 2 में कुछ सवाल तो बहुत प्यारे थे यार, बहुत ही ज्यादा प्यारे थे। जो जेईई एडवांस का नेचर है उसी हिसाब के क्वेश्चन थे। जो ओवरऑल पेपर बहुत बढ़िया था, मजा आया सॉल्व करने में। और तुम लोगों को भी ज्यादा कभी मन करे, हालांकि कोई जरूरत नहीं है, फोकस नीट होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों केसेस यार समझना, ये कंडीशन होती है और ये होता है टाइम आफ्टर विच दे विल कोलाइड। ठीक है, सो गाइस फिर अलविदा लेते हैं, है ना। मिलते हैं अगली सेशन में अगले टॉपिक के साथ, अगले सेशन के साथ। और यार प्लीज आना यार, लाइव में मजा आता है। रिकॉर्डेड कंटेंट तुम देखोगे। इज दिस इनफ फॉर नीट? यस एब्सोल्युटली, यस एब्सोल्युटली। अगर रेनमैन रिवरमैन से रिलेटेड आप प्रॉब्लम करते हो तो दिस इज इनफ डेफिनेटली। प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन उठाओ, आपको दिखेगा कि यार हाँ इन्हीं से रिलेटेड सवाल आए हुए हैं, एंड नाउ इट इज सफिशिएंट, मैं उनको आराम से कर सकता। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट सेशन में आओ, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और अमेजिंग बातें करेंगे। और बढ़िया से अगला टॉपिक भी स्टार्ट करने वाला हूं मैं। किसका? 11th, ये जो 4 PM जो 11th क्लास के लिए, उसमें मैं लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखो यार मेन थीम ये है, 11th का टॉपिक भी चले और 12th का टॉपिक भी चले साइमल्टेनियसली, जिससे जो ड्रॉपर स्टूडेंट है उनको हेल्प मिल सके 11th रिवाइज करने के लिए, और अपनी 12th भी कर सके वो। और 11th में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो परफेक्टली चल रहा है। क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली ड्रॉपर का बैच देख सकते हैं, जिसमें क्लास 12th के ही टॉपिक्स अब रन हो रहे हैं। ठीक है, सो इट्स पैरेलल, 11th और 12th चल रहा है, और सबका लेवल इज फॉर नीट ओनली। ठीक है, हर एक सेशन ऐसा प्लान किया जा रहा है जिससे एक ड्रॉपर और एक 12th का स्टूडेंट आराम से पेपर देख सकता है। इवन 11th में भी अगर आप हो तो आप देखो, नीट का लेवल बोर्ड से बहुत ज्यादा सुपर सुप्रीम नहीं होता। ठीक है, आप बोर्ड अच्छे से करो और थोड़ा बहुत नीट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ लो और सवाल कर लो, क्योंकि नीट इज अबाउट स्पीड। फटाफट कॉन्सेप्ट समझ के थीम समझो, क्वेश्चन को क्रैक करने की एबिलिटी डेवलप करो और क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करने की एबिलिटी डेवलप करो। अगर ये दोनों चीजें हो रही है साइड बाय साइड तो मजेदार चीज है। ठीक है, एक और गुड न्यूज देता हूं यार आप लोगों को, नीट में AIR 1 आ सकती है श्री चैतन्य की। ओके, नीट में AIR 1 आ सकती है श्री चैतन्य की। सो इट्स अ वेरी वेरी
ब्यूटीफुल न्यूज, अभी आंसर की रिलीज हुई थी परसों, सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव आवर स्टूडेंट, वन ऑफ आवर स्टूडेंट हैज सिक्योर्ड 720 on 720, perfect score, perfect 720 on 720. So that's a great news, and truly it's more than enough. JEE means निकालोगे. सर विल यू कंप्लीट ऑल सिलेबस? हाँ यार आदि लोनी, डेफिनेटली पूरा सिलेबस होगा बेटा, डोंट वरी, द सिलेबस इज गोइंग टू बी देयर. वी आर फ्रॉम श्री चैतन्य, सो व्हाट वी कमिट वी विल डिलीवर. वी वोंट बी बैकिंग आउट फ्रॉम आवर कमिटमेंट्स, है ना सर? मैंने पूरा बैकलॉग खत्म कर लिया, अब मैं हमेशा लाइव क्लास में. बहुत बढ़िया गुप्ता जी, वेरी गुड. आप लाइव क्लास में ही आओ, एंड दैट्स गोइंग टू बी ग्रेट. सी लाइव क्लास में यार इंटरेक्शन होता रहता है, मेरे लिए भी बढ़िया है, मोनोटोनस नहीं होता, और मेरे अंदर एनर्जी आपको नेक्स्ट लेवल दिखेगी इफ यू आर इन द लाइव क्लास, ट्रस्ट मी. सो इट्स जस्ट मतलब रेजोनेंस आप लोगों ने सुना होगा यार फिजिक्स में, इट्स रेजोनेंस इज कि यार दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होती है तभी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है. चलो यार अपूर, बिल्कुल यस, मिलते हैं. सो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कल फटाफट इसी टाइम 4 बजे और सुबह 11 बजे. टिल देन बाय बाय, टेक केयर. यस, लव फ्रॉम कश्मीर, लव फ्रॉम NCR. So chalo, bye bye guys, we'll see you in the next class. Take care.